everyone, welcome back. We are going to study today Social Science chapter number 1. ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस में, इट इज़ अबाउट हिस्ट्री, कि हिस्ट्री बनी कैसी थी, हिस्ट्री की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर. ठीक है, कैसे बनी थी, कब बनी थी एंड क्या क्या कब कब हुआ था. ओके, सो अब हम देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर. वी विल स्टार्ट रीडिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू. In 1519, Ferdinand Magellan sailed westward and sailed around the world. This voyage became the first successful attempt to circumnavigate the earth. तो what are they saying? कि 1519 में क्या हुआ था, फर्डिनेंड मैगेलन. ओके, आपको अंडरलाइन करने हैं सारे इंपॉर्टेंट लाइंस एंड वर्ड्स. फर्डिनेंड मैगेलन, इन्होंने वेस्ट साइड, हमारा 4 डायरेक्शंस में से उन्होंने वेस्ट साइड अपने आप को अपने पूरी टीम के साथ सेल किया. दे वेंट ऑन अ वॉयज. ओके, वॉयज क्या होता है, जब तुम शिप से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो दैट्स अ वॉयज. ओके, सो ही सर्कमनैविगेटेड द अर्थ, मतलब वो अर्थ के अराउंड ट्रैवल किया उन्होंने. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एंशिएंट एंड मेडिवियल हिस्ट्री. तो इसके अंदर वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट एंशिएंट और मेडिवियल हिस्ट्री के बारे में. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड के मेजर, व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ द मॉडर्न पीरियड, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स सी, अब हम थोड़ा डेप्थ में बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें बता रखा है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स ऑफ द पास्ट रिटन chronologically. It is the description of the lifestyles, customs and traditions, culture, religious beliefs and occupations of our ancient ancestors. It also deals with the social and political systems. तो इसके अंदर वो क्या बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है पीपल का, प्लेसेस का. ठीक है, तो जब हमें पता चलता है लोगों के बारे में, पुराने लोगों के बारे में, जो भी हमारे पुराने लोगों ने हमारे लिए किया है, हाउ वी हैव कम टू दिस पॉइंट, राइट, लाइफ वी आर लिविंग टुडे, जो हम अभी लाइफ जो जी रहे हैं वो जिस वजह से हुई है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, राइट. सो दिस इज़ ऑल वी रीड इन हिस्ट्री. नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स. ठीक है, तो हिस्ट्री अगर तुम पढ़ोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न द डेट्स ऑल्सो, कि कब क्या चीज़ कब हुई थी. ठीक है, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल स्टडी, कि डेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिस्टमैटिकली पढ़ना है हिस्ट्री को. अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता लगानी है कि कब क्या हुआ था, तो हमें हिस्ट्री में डेट्स पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है डेट्स की, अगर हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो. ठीक है, फिर आता है अ मॉडर्न पीरियड, अ टाइम फ्रेम. ठीक है, तो कि मॉडर्न पीरियड को हम कैसे इंट्रोड्यूस की करते हैं, हम क्या बोलते हैं जब हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस पैराग्राफ, इस टॉपिक के अंदर हम वो पढ़ रहे हैं. Historians have divided Indian history on the different bases. James Mill, a British economist and thinker, in his book A History of British India, had divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. Then there are other historians who have simplified this division by categorizing them as Hindu, Muslim and Christian periods. Some other scholars have divided it into 3 periods, namely ancient, medieval and modern. All these divisions have their own merits as well as shortcomings. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जेम्स मिल, ही वॉज अ पर्सन, इन्होंने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 डिविजन्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. क्या थे वो 3 पार्ट्स, प्लीज़ अंडरलाइन करते रहो साथ साथ, सो दैट आपको समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. तो क्या थे वो 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. किसने किया था, जेम्स मिल ने. फिर और जेम्स मिल ने एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम था उस बुक का, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो. देयर आर अदर हिस्टोरियंस जिन्होंने क्या से, अब जो दूसरे हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस क्या होते हैं, वो लोग जो हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताते हैं या लिखते हैं. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कैसे डिवीजन किया था, एज हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन. फिर उसके बाद द वर्ड मॉडर्न मीन्स द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच वी आर लिविंग. जिस पीरियड में हम अभी रह रहे हैं, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियड, वो पीरियड मॉडर्न पीरियड है. ठीक है, however this word has been used by Indian historians to describe the style of administration architecture and has been developed during the first half of 18th century and the 19th and the 20th centuries. ठीक है, thus the modern period
ऑफ इंडिया कवर्स मेनली द फॉलोइंग इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे डिफरेंट इवेंट्स हैं। सबसे पहले क्या, इस्टेब्लिशमेंट एंड द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया। तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसका बनना, उसका फॉर्म होना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ वेरी फेमस कंपनी। इसका जब जो फॉर्म हुआ था वो मॉडर्न पीरियड को सिंबलाइज करता है, मॉडर्न पीरियड को सिग्निफाई करता है। फिर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, their economic and revenue policies, the development of industrialization मतलब इंडस्ट्रीज़ का बिल्डअप होना, उसका ग्रो होना, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 कि 1857 या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज आज़ादी का फर्स्ट वॉर। वॉर इज, यू ऑल नो, वॉर जब दो कम्युनिटीज़ एक साथ आके एक दूसरे से एक किसी चीज़ को पाने के लिए दे फाइट, है ना, जब वो लड़ते हैं एक दूसरे से इन सम वे और दी अदर, सो दैट इज़ अ वॉर, यू ऑल नो दैट। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स और इंडियंस की लड़ाई हुई थी, उसको हम ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 भी बोलते हैं, ठीक है। द न्यू एजुकेशन सिस्टम कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स इन इंडिया, द फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनलिज्म एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। Many historians therefore refer to this period as the colonial era also। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हम इसको कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल एरा भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर अब हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म के बारे में, ठीक है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि जब एक कंट्री मतलब कोई एक नेशन या फिर एक देश, ठीक है, दूसरे कंट्री के ऊपर अपना रूल करे, ठीक है, दूसरी कंट्री को कैप्चर, दूसरी कंट्री को बेसिकली हड़पने की कोशिश करे किसी वे में, है ना, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कैप्चर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कॉलोनाइज ही तो किया था इंडिया को, ब्रिटिश ने कंट्रोल ही तो किया था इंडिया को इन अ वे। तो ये कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इंडिया इन द 18th सेंचुरी, अब देखते हैं 18th सेंचुरी में इंडिया की क्या स्टेट थी। द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707 रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एम्बिशियस प्रोविंशियल गवर्नर्स स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस एज द रिजल्ट ऑफ विच मैनी प्रोविंशियल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये क्या बता रहे हैं कि इंडिया में 18th सेंचुरी कैसे अपनी स्टार्टेड हुई। सबसे पहला क्या उन्होंने बता रखा है, डेथ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब, और इनकी डेथ कब हुई थी, इन 1707। तो ये ईयर्स आपको मार्क करने हैं। सम प्रोमिनेंट स्टेट्स टू डिक्लेयर देयर ऑटोनॉमी वाज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। कुछ प्रोमिनेंट स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। द सिक्स एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर महाराजा रंजीत सिंह एंड हैदर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिक्स का जो इंडिपेंडेंट स्टेट था वो किसके अंडर था, महाराजा रंजीत सिंह एंड हैदर अली, ओके। और कहाँ पे थी इनकी अथॉरिटी, मैसूर में। The Marathas spread the power far and wide. The Jats became independent near Agra। तो जो हमारी जाट कम्युनिटी थी, they became independent कहाँ पे, near Agra, and the Rohillas founded the state of Rohilkhand। तो जो ये रोहिलास थे, इन्होंने कौन सा स्टेट फाउंड किया था, रोहिलखंड, ओके। Wars of succession of the Mughal emperors and widespread corruption weakened the economy of the empire, as a result of which it started to crumble, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हमें बताया हुआ है। इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दली फर्दर वीकेंड द मुगल्स एंड ब्रोक देयर बैक। तो क्या बता रहे हैं कि इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह, ये दो लोग हैं, नादिर शाह एंड अहमद अली, इन्होंने क्या किया था, दे वीकेंड द मुगल्स एंड दे ब्रोक देयर बैक, ठीक है। ब्रोक देयर बैक का मतलब क्या है कि उन्होंने उनको इतना दबाया था, दबाया किस उस सेंस में कि फाइनेंशियल सेंस में, उन्होंने इतना उन्हें टीज किया था, इतना परेशान रखा था कि दे वर एज इफ दे हैड, उनकी बैक जो है इट हैज़ बिन ब्रोक। सो ये इस तरीके से कंपेयर करके दिखा रखा है। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर पेव्ड द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। द हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन ट्रेड अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन पावर्स टू इंडिया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इंडियन ट्रेड, इंडिया में ट्रेड इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था, इतना ज़्यादा प्रॉफिट देता था, अगर कोई इंडिया से ट्रेड करे तो बहुत प्रॉफिट होता था लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया उस टाइम पे कम प्राइसेस पे चीज़ें बनाती थी, तो कोई अगर बेचेगा उस चीज़ को तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इंडिया से लोग चीज़ों को का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और
काफ़ी जो बहुत सारे यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। अगर वो इंडिया से ट्रेड करेगा तो उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलता था, उन्हें ज़्यादा, उनको बिल्कुल लॉस नहीं होता था। सो दिस वॉज द मेन रीज़न वो क्यों इंडिया से ट्रेड करते थे। द डच एंड द पोर्टुगीज़ कुड नॉट स्टैंड फॉर दिस लॉन्ग रेस, बट देयर मिशन monopolize Indian trade resulted in an intense rivalry. Okay, next is Battle of Plassey and Buxar made the British the masters of Bengal. तो ये दो battles के नाम है, ये भी आप प्लीज़ पढ़ लो। Battle of Plassey ये कब हुआ था? 1757 में। और दूसरा कौन सा है? Battle of Buxar ये कब हुआ था? 1764 में। एंड ये इन दोनों बैटल्स की वजह से ब्रिटिश जो थी वो मास्टर बन गई थी किसकी? बंगाल। यू ऑल नो बंगाल एक जगह है, बंगाल इज़ अ प्लेस। सो बंगाल के मास्टर्स बन गए थे ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। अब नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जो थे, दे मेड द ब्रिटिश द मास्टर्स ऑफ बंगाल। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प्स देम इन बिकमिंग द मास्टर्स ऑफ द होल इंडिया। अब बंगाल की जो रिच रिसोर्सेज थी, कि बंगाल अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच जगह है ना, तो उनकी जो रिसोर्सेज थी उनकी वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो मास्टर्स ऑफ बंगाल तो थे ही, बट वो धीरे धीरे मास्टर्स ऑफ पूरी इंडिया के भी मास्टर्स बन गए थे। तो अब देख रहे हो ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपनी पूरी पावर ले ली पूरी इंडिया पे। पहले एक चीज़ को ग्रैब किया, फिर दूसरी चीज़ को ग्रैब किया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। दे एलिमिनेटेड ऑल द इंडियन रूलर्स बाय डिफीटिंग वन आफ्टर द अनदर and the figurehead Mughal emperor also became the puppet of their hands. Thus British became the virtual masters. So thus क्या हुआ, मतलब क्या बता रखा है, ऐसे ऐसे करते करते virtual masters, पूरी इंडिया के मास्टर्स बन गए थे ब्रिटिश। ठीक है, सब इंडियंस ब्रिटिशर्स के नीचे थे। नो वन, एवरी वन यूज टू बी वेरी अफ्रेड, सब बहुत ज़्यादा डरते थे ब्रिटिश से। एवरी वन यूज टू बी वेरी अफ्रेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, राइट, बिकॉज सब कुछ ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट था उस टाइम पे। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज रिजल्टेड इन इकोनॉमीज, इंडियाज इकोनॉमिक रूइन एंड इम्पोविशमेंट ऑफ द पेजेंट्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले हम इसके अंदर सोर्सेज में क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्सेज। दो टाइप की सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज में क्या आता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, मटीरियल्स, बिल्डिंग्स और देयर रिमेन्स फाउंड इन एक्सकेवेशंस फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Coins also come in this category. However, for modern history, archival sources are made for much यूज़फुल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो क्या बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, पुराने कॉइन्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ें, पुराने मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस पुराने। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह हैं जिनका सिग्निफिकेंस बहुत है, बट वो अभी तक मतलब बहुत कम डिस्क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं बिकॉज उनकी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस कुतुब मीनार ले लो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्यों है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स? क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, इंडिया गेट, उसके अंदर हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, दैट्स वाई दे आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो भी लोग क्या करते थे पहले, जो हिस्टोरियंस होते थे, वो सारी ओरिजिनल चीज़ों को, जैसे कोई डेटा ओरिजिनली उस टाइम का, उसे स्टोर करके रख लेते थे म्यूजियम्स में। ठीक है, लाइब्रेरीज़ में हो गया, जैसे आर्काइव्स में, देखो यहाँ पे लिखा है आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, उनको प्रिजर्व कर लेते थे कि फर्दर प्रूफ के लिए, ठीक है, प्रूफ के लिए दे यूज टू स्टोर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्वे सेंसस। सर्वेज मतलब और सेंसस मतलब, सेंसस क्या होता है, जब हम एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद सेंसस ली जाती है पूरी एक पर्टिकुलर जगह की या पूरे कंट्री के पॉपुलेशन की, कि अब कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है कि एवरी 10 ईयर्स एक सेंसस भी लिया जाता था जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता था। फिर क्या है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर्स क्या होती हैं, मैगजीन्स क्या होती हैं। तो ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा पार्ट हमारा प्ले करता है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। क्यों न्यूज़पेपर्स क्यों हेल्प करती थी, लोगों को न्यूज़ पहुंचाती थी जो भी हमारे अराउंड चल रहा है, बिकॉज उस टाइम पे टीवीज़, रेडियोज़ वगैरह बहुत 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 रेयर होते थे। तो न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंटेड सामान ही बहुत हेल्प करता था। तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाई जाती थी। ठीक है, कि हर लैंग्वेज, हर
व्हाट डू यू से पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कोई तमिल, जिसको तमिल आती है, किसी को उर्दू आती है ना, तो हर इंसान के लिए बहुत ईजिली वो पढ़ सके और इन्फॉर्मेशन ले सके। और न्यूज़पेपर्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता था कि न्यूज़पेपर्स हमारी पब्लिक ओपिनियन, दे यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूज़ अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों का चीज़ों पे क्या ओपिनियन है वो भी प्रोवाइड करता था। फिर क्या है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती हैं? जब कोई अपना रिव्यू करे, है ना, जैसे मैं कोई मैगज़ीन मिली, ठीक है, मैंने उस पर अपना रिव्यू करा कि मुझे वो मैगज़ीन कैसी लगी, वो एक सेकेंडरी सोर्स है। वो मैगज़ीन तो प्राइमरी सोर्स है, पर मेरा जो उस पर मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा रिव्यू जो मेरी उस पर सोच है, मेरी सोच, वो सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द अबव मेंशन्ड ओरिजिनल सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोवाइड एम्पल original information about the British rule. Alright, therefore, what are they saying? That the conclusions that they arrived, but the scholars and historians after studying the above mentioned original documents are called secondary. तो सेकेंडरी कैसे बनते हैं? जब हिस्टोरियंस, जब स्कॉलर्स उन प्राइमरी सोर्सेज को रीड करके अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू देते हैं, तब बनते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब क्या क्या एग्जांपल्स है सेकेंडरी सोर्सेज के? जैसे आर्टिकल्स हो गए, रिव्यूज़ हो गई, बुक्स हो गई, ये किसी ने लिखी है ना, ये ओरिजिनली तो नहीं बनी हुई ना, समवन हैज़ रिटन देम, किसी चीज़ के बेस पे someone has written those books, those articles। ठीक है, हम किसी चीज़ का रिव्यू लिखते हैं ना, that's not the original thing, हमारा ओपिनियन है वो, तो दैट हमारा ओपिनियन इज़ योर सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसकी एक्सरसाइजेज, लेट्स सी द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया? सबसे पहला मैप ऑफ इंडिया किसने बनाया था? जेम्स रेनल। डैश मे नॉट बी इंक्लूडेड अमंग द प्राइमरी सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये प्राइमरी सोर्सेज में बायोग्राफीज़। ठीक है, बायोग्राफीज़ मतलब आपको पता होगा बायोग्राफीज़ क्या होती है? जब कोई इंसान के बारे में हम लिखते हैं, वो उसकी बायोग्राफी है कि उसने कैसे अपना लाइफ जी, वो उसकी डेथ कब हुई, उसका बर्थडे एंड ऑल दैट। जब हम किसी के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। एंड ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई इंपॉर्टेंट इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, दैट्स एन ऑटोबायोग्राफी। सो इसका आंसर है बायोग्राफीज। जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इंटू कितने पीरियड्स? इंटू 3 पीरियड्स। कितने पीरियड्स में डिवाइड किया था? 3 पीरियड्स में। हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जब हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट पास्ट। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस सेल्ड इन 1542. ओके, now let's see fill in the blanks of this chapter. Modern period started in India. कब हुआ था modern period start? Mid 18th century में। History is the description of people, places and events of the past. Dash has divided India into 3 parts. कौन है वो? James Renal. Okay, James Renal. Fourth, Dash asserted Maharaja Ranjit Singh authority in Mysore. Who was it? Hyder Ali. See, written also. Dash meant the capture of country by one country or another. Imperialism. ठीक है, या फिर हम इसको colonialism भी बोल सकते थे। फिर true and false. First का क्या है? Newspapers are important archaeological sources. False. न्यूज़पेपर्स हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में थोड़ी आते हैं। न्यूज़पेपर्स तो हमारे प्रिंटेड चीज़ें हो गई ना। आर्कियोलॉजिकल क्या होती है? जैसे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739। फॉल्स। हैदर अली established his authority in Hyderabad. False. British economic policies resulted in the prosperity of India. False. The British thought surveys were important. Yes, surveys बहुत important होते थे उस टाइम पे. So this is the last one is true. What do you understand by primary and secondary sources? तो अब मैंने आपको समझाया था प्राइमरी सोर्सेज क्या होती हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल हमारी चीज़ें हो गई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? जब द पीपल्स ओपिनियन, द स्कॉलर्स और द हिस्टोरियंस का जो ओपिनियन होता है ऑन द प्राइमरी सोर्सेज, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी सोर्स। यू कैन राइट दिस। डिस्क्राइब एनी 3 डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस इन द मॉडर्न पीरियड। कौन कौन सी 3 डेवलपमेंट्स थी, है ना? मॉडर्न पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हमारी न्यू बनी थी। यू कैन राइट इट। ओके, दैट व्हाट वर ऑल द न्यू थिंग्स दैट वर मेड। क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स? दे यूज्ड टू प्रिजर्व द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए होता था। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको सब कुछ प्रिजर्व करके रखना होता था। ठीक है, फिर क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्ट्री? हम सबको पता है हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफ द
study of the events that have happened before and they have an important significance. इसका मतलब क्या है कि कोई उनका important role है हमारी life में, इसलिए हम history पढ़ते हैं. तो हमने जो first paragraph पढ़ा था इस chapter का, उसमें से आप ये आंसर लिख सकते हो. Stay tuned for the next video. Alright, इतना ही था इस chapter के लिए. I hope I was able to explain you. अब बार बार रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा. Still, I have tried my best that you were able to understand this chapter. I will meet you in the next video. Till then, you all take care and goodbye.